हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे केंद्रीय बैंक के कार्यों के बारे में, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। तो सबसे पहले देख लेते हैं केंद्रीय बैंक क्या होता है। तो केंद्रीय बैंक देश की मौद्रिक एवं बैंकिंग व्यवस्था की एक शीर्षस्थ संस्था है जो चलन एवं साख का विकास, नियमन एवं नियंत्रण, राष्ट्र के आर्थिक विकास एवं आर्थिक स्थिरता के उद्देश्य से करती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों के बारे में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी देश के केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित कार्य होते हैं। हम इन कार्यों को विशेष रूप से भारत के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला काम होता है नोट निर्गमन का अधिकार, राइट टू इशू नोट। फिर इसके बाद सरकार का बैंकर, एजेंट एवं सलाहकार, बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। तीसरा होता है बैंकों का बैंक, केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है। चौथा कार्य है विदेशी विनिमय कोष का संरक्षक, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिस्टम, व्यापारिक बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता, लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिसोर्ट फॉर कमर्शियल बैंक, समाशोधन एवं स्थानांतरण सुविधा, क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग एंड ट्रांसफर फैसिलिटी। अगला काम होता है सांख्यिकी डेटा का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। फिर महत्वपूर्ण काम होता है साख का नियंत्रण, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। अभी हम इन कार्यों का एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला काम जो है किसी भी केंद्रीय बैंक का है वो क्या होता है, नोट निर्गमन का अधिकार। विश्व के अधिकांश बैंकों में जो नोट निर्गमन का अधिकार होता है या करेंसी के निर्गमन का अधिकार होता है वह उस देश की केंद्रीय बैंक के पास होता है। भारत में नोट निर्गमन का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है, भारतीय रिजर्व बैंक को है, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थव्यवस्था की मांग के अनुरूप अर्थव्यवस्था में नोट की पूर्ति करती है कि किसी प्रकार से जो आर्थिक लेन देन हो रहे हैं उनके लिए नोटों की कमी ना हो, पर्याप्त मात्रा में नोट उपलब्ध रहे, इस बात को सुनिश्चित आरबीआई करता है। साथ ही साथ आरबीआई अर्थव्यवस्था में जो फटे पुराने और खराब क्वालिटी के नोट्स होते हैं उन्हें बदलकर उनके स्थान पे नए नोट भी जारी करता है। ठीक है, तो ये जो नोट करेंसी होता है या नोट होते हैं, तो इस करेंसी को इशू यानी जारी करने का या निर्गमन करने का, इसके डिजाइन का, इसके प्रबंधन या मैनेजमेंट का, इसके उत्पादन या प्रोडक्शन का जो अधिकार होता है या जो ये काम किया जाता है, ये सारा काम ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर करती है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के साथ मिलकर नोट को जारी करती है, डिजाइन करती है, उसका प्रबंधन करती है और उसका उत्पादन करती है। जब भारत में कोई नया नोट जारी किया जाता है तो या जो भी नया नोट जारी किया जाएगा वह एक पद्धति के आधार पर जारी किया जाएगा या एक सिस्टम के आधार पर जारी किया जाएगा, जिस सिस्टम का नाम है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली, न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली। यह जो प्रणाली थी ये 1956 में स्टार्ट हुई थी। तो इस प्रणाली के तहत भारत सरकार जब भी नए नोट इशू करेगी तो उसके बदले में 200 करोड़ का अपने पास एक फंड रखेगी। इस 200 करोड़ रुपए के फंड में वह 115 करोड़ रुपए सोना, सोने के सिक्के और सोने के बुलियन के रूप में रखेगी, जबकि शेष 85 करोड़ रुपए फॉरेन रिजर्व या विदेशी
मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति के रूप में रखेगा। तो ये हमने देखा नोट किस प्रकार से इश्यू, डिजाइन, मैनेजमेंट और प्रोडक्शन होता है और किस पद्धति के आधार पर होता है। अब हम लोग बात करेंगे सिक्कों के बारे में। जो सिक्के होते हैं वो केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, लेकिन सर्कुलेशन में केंद्र सरकार आरबीआई की मदद से ही रखा है। ये जो नोट है हमारे, इनकी छपाई कहाँ होती है? तो 4 प्रिंटिंग प्रेसेस हैं इंडिया में। नोट छापने के 4 प्रिंटिंग प्रेसेस हैं। पहला आपका देवास मध्य प्रदेश में है, दूसरा नासिक महाराष्ट्र में है, तीसरा आपका है मैसूर कर्नाटका में, चौथा आपका सल्बोनी वेस्ट बंगाल में है। ऊपर के आप जो दो देख रहे हैं, देवास और नासिक वाला, इन दोनों का प्रबंधन या मैनेजमेंट SPCIL सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, जो कि एक भारत सरकार की पूर्णतः स्वामित्व वाली कंपनी है। नीचे के दो मैसूर और सल्बोनी, इसका मैनेजमेंट BRBNPL भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा होता है, जो कि आरबीआई की एक अनुषंगी है। वहीं सिक्कों की अगर बात की जाए तो सिक्के, जैसा कि हमें पता है, केंद्र सरकार द्वारा इनका टकसाल या इनको जारी किया जाता है और इसका सर्कुलेशन अर्थव्यवस्था में जो चलन होता है वह आरबीआई के माध्यम से ही होता है। तो 4 मिंट्स हैं। मिंट मतलब जहां पे सिक्कों की ढलाई होती है या जहां पे सिक्कों का टकसाल होता है। तो भारत में 4 मिंट हैं। पहला मिंट हमारा मुंबई में है, जो कि 1830 में बना था। दूसरा मिंट हमारा हैदराबाद में है, जो कि 1903 में बना हुआ था। तीसरा मिंट हमारा कोलकाता में है और चौथा मिंट हमारा नोएडा में है, जो कि 1989 में बना था, 1989 में बना हुआ था। तो जितने भी सिक्के होते हैं वह केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। साथ ही साथ 1 रुपए का जो नोट होता है, 1 रुपए का नोट, वह भी केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है और इस पे आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर न होकर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। अब हम लोग आरबीआई के दूसरे काम के बारे में बात करेंगे, दूसरे कार्य के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है सरकार का बैंकर, एजेंट एवं सलाहकार। बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। तो जिस प्रकार से हमारे खाते किसी न किसी कमर्शियल बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक आदि बैंकों में होते हैं, उसी प्रकार से केंद्र सरकार का खाता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में होता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वह केंद्र सरकार का एक बैंकर है। जितना भी अतिरिक्त पैसा केंद्र सरकार के पास होगा वह आरबीआई के पास जमा कर देगा। साथ ही साथ जब पैसे की आवश्यकता होगी तो वह आरबीआई से पैसे को निकालकर उसको सर्कुलेशन में लाएगा। कभी कभी सरकार के जो व्यय होते हैं वह अपेक्षाकृत आय से अधिक होते हैं, यानी सरकार के जो खर्चे होते हैं और जो सरकार की आमदनी होती है उससे ज्यादा हो जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, एक घाटा हो जाता है, सार्वजनिक घाटा हो जाता है। अब इस अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति केंद्र सरकार कहां से करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से करेगा। तो आरबीआई केंद्र सरकार के लिए एक बैंकर का काम करता है। आरबीआई न केवल केंद्र सरकार के लिए बल्कि सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी बैंकर का काम करता है, केवल सिक्किम को छोड़कर। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसके लिए रिजर्व बैंक बैंकर का काम नहीं करता है। सिक्किम के प्रति रिजर्व बैंक के दायित्व कुछ सीमित हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि किस राज्य के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकर का काम नहीं करता है? तो आपका आंसर बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए, सिक्किम। अब
भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध होता है। तो जब ये आर्थिक संबंध होता है, बहुत सारे आर्थिक समझौते होते हैं, तो रिजर्व बैंक भारत सरकार को के एक एजेंट के रूप में कार्य करती है, जिसमें वह अपनी महत्वपूर्ण सलाह और विषय विशेषज्ञ की भूमिका भी अदा करता है। इसके बाद जो आरबीआई का अगला काम है वो है बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक। जैसा कि हमने बताया, हम लोगों का खाता किसी न किसी कमर्शियल बैंक में होता है। हम अपने अतिरिक्त पैसे को ले जाकर किसी कमर्शियल बैंक में जमा कर देते हैं। कमर्शियल बैंक हमने क्लास में पढ़ रखा था, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया हमारा, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इंडियन बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, ये हमारे कमर्शियल बैंक हैं। हमारे खाते यहाँ चलते हैं और इन कमर्शियल बैंक्स का खाता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास चलता है। तो जब इन बैंकों का यानी कमर्शियल बैंकों के पास अतिरिक्त पैसा होता है तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जमा कर लेते हैं, और जब इन्हें पैसे की आवश्यकता होती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ले लेते हैं, उनसे ऋण की सुविधा भी प्राप्त कर लेते हैं। तो आरबीआई से ये बैंक बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त करती हैं, लेकिन इन सुविधाओं को लेने के लिए कमर्शियल बैंक को आरबीआई द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करना पड़ेगा। अगर उन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो आरबीआई इन लोगों का कमर्शियल बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर सकता है और उन्हें ये सुविधाएं भी नहीं प्रदान करेगा। अब इसके बाद जो अगला काम है वह है विदेशी विनिमय कोष का संरक्षण। तो भारत का या किसी भी देश का, जैसे हम भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ क्या होता है, आर्थिक संबंध होता है। आर्थिक संबंध का मतलब हम विदेशों से कुछ वस्तुएं क्या करेंगे, विदेशों को कुछ वस्तुएं निर्यात करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे। तो जब हम ये वस्तुएं और सेवाएं विश्व को एक्सपोर्ट करेंगे तो इसके बदले में हमें जो पेमेंट मिलेगा वो किस में मिलेगा, वह विदेशी मुद्रा में मिलेगा, जैसे डॉलर, पाउंड, इन सभी मुद्राओं में मिलेगा। जबकि जब हम लोग विदेशों से कुछ आयात करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, तो हमें जो पेमेंट करना पड़ेगा वह डॉलर, पाउंड या विदेशी मुद्रा में करना पड़ेगा। तो इससे बहुत समस्याएं आती है विदेशी मुद्रा की। तो इस विदेशी मुद्रा के भंडार को अर्थव्यवस्था में मेंटेन करने का जो काम होता है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विभिन्न बैंकिंग और गैर बैंकिंग संस्थाओं को लाइसेंस प्रदान करता है कि आप विदेशी मुद्रा में लेन देन करेंगे। इनके अलावा कोई दूसरी संस्था विदेशी मुद्रा में लेन देन नहीं कर सकती है। सरकार विदेशों से जो मुद्रा अर्जित करती है उसे आरबीआई के पास मेंटेन रखती है। आरबीआई के पास हमेशा एक बहुत बड़ा विदेशी मुद्रा का भंडार बना हुआ है लगातार, और आरबीआई हमेशा अर्थव्यवस्था में इस विदेशी मुद्रा के भंडार को मेंटेन रखता है। अगर उसे महसूस होती है कि अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा की कमी हो गई तो वह विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ा के इस कमी को पूरा करेगा, और जब वह देखता है कि अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा की अधिकता हो गई तो वह अर्थव्यवस्था से मुद्रा को अपने पास रखकर इसका मैनेजमेंट या प्रतिबंधन करेगा। फिर इसके बाद जो अगला काम है वह है बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता। मान लेते हैं कोई बैंक है जो कि एक अच्छा बैंक है, लेकिन इसके पास, बैंक मतलब कमर्शियल बैंक है, उसके पास संसाधन की कमी हो गई और इसे अन्य किसी बैंक या अन्य किसी वित्तीय संस्था से पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, इसे पैसे की जरूरत है, नहीं मिल पा रहे हैं। तो अंत में यह आरबीआई के पास जाएगा, आरबीआई इसे पैसा प्रदान कर देगी और ये अपना व्यवहार
बैंकिंग व्यवसाय चालू रख पाएगा। तो ये क्या होता है, बैंकिंग संस्थाओं के लिए, कमर्शियल बैंक्स के लिए अंतिम ऋणदाता का काम करता है। जब ये ऋण प्रदान करता है तो आरबीआई, जब जब ये कमर्शियल बैंक आरबीआई से विभिन्न सुविधाएं लेते हैं तो आरबीआई के गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, दिशा निर्देशों को मानते हैं, जिसके तहत वो आरबीआई के पास एक निश्चित मात्रा में आरक्षित कोष जमा रखते हैं। इन्हीं आरक्षित कोषों के एवज में ही रिजर्व बैंक इन कमर्शियल बैंक को ऋण प्रदान करते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों के बदले भी ऋण प्रदान किए जाते हैं, साथ ही साथ व्यापारिक बिलों के बदले में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को ऋण प्रदान करती है। फिर इसके बाद जो अगला काम है वह है समाशोधन एवं स्थानांतरण सुविधा का। समाशोधन जो शुरू में होता है, जैसे हमारे पास बहुत सारे बैंक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा है, एसबीआई है और कैनरा बैंक है, मान लेते हैं। अब हमारे खाते, मेरा खाता इस बैंक ऑफ बड़ौदा में है, लेकिन मेरे पास एक एसबीआई का चेक आ गया, तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में जाऊंगा, चेक जमा करूंगा और पैसा ले लूंगा। उसी प्रकार से एसबीआई के पास भी बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक हो सकता है और कैनरा बैंक के पास एसबीआई का चेक हो सकता है या बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक हो सकता है। तो ये जो चेक है इन दोनों के पास रहता है, तो अब ये चेक ये लोग एक दूसरे से बदलेंगे, तो इसके लिए एक स्थान बनाया जाता था पहले, जिसको हम लोग बोलते थे समाशोधन गृह या क्लियरिंग हाउस। तो यहाँ पे बैंकों के प्रतिनिधि जाते थे और आपस में एक दूसरे के चेक का, जैसे ये बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक है तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा को दे देगा एसबीआई वाला, और ये एसबीआई वाला अपना चेक बैंक ऑफ बड़ौदा से ले लेगा। तो इस क्लियरिंग हाउस या समाशोधन गृह में जाके ये आपस में अपने चेक ले लेंगे, तो इसी को बोलते हैं समाशोधन या क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। तो इन सभी का जो खाता होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, इन सभी का खाता कहाँ होता है, आरबीआई में। और ये जो क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटी है ये कौन प्रोवाइड करता है, आरबीआई प्रोवाइड करता है। अब क्या होता है कि सभी के खाते आरबीआई के पास है, तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऑनलाइन ही सारा काम अकाउंट में बैलेंस इन लोगों के दर्ज हो जाता है। इसी प्रकार से जब पैसा भेजना होता है बैंक ऑफ बड़ौदा से एसबीआई से, बैंक ऑफ बड़ौदा से एसबीआई में या एसबीआई से कमर्शियल बैंक में, तो भी एक कॉमन बैंक की आवश्यकता होती है और उस कॉमन बैंक की भूमिका कौन निभाता है, आरबीआई, क्योंकि आरबीआई के पास ही सभी बैंकों के खाते रहते हैं। तो पैसे का ट्रांसफर जैसे यहाँ जाना है तो बैंक ऑफ बड़ौदा आरबीआई के माध्यम से एसबीआई में भेज देगा या कमर्शियल बैंक में, कैनरा बैंक में भेज सकता है। पैसे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए भी आरबीआई जो है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। फिर इसके बाद जो अगला कार्य होता है कि आरबीआई अर्थव्यवस्था से संबंधित, अर्थव्यवस्था किस प्रकार से काम कर रही है उससे संबंधित विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट और आंकड़े प्रकाशित करता है। ये आंकड़े वार्षिक, अर्धवार्षिक और साप्ताहिक होते हैं। फिर अंत में हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साख नियंत्रण के कार्य का अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तो ये प्रमुख कार्य थे, इसके अलावा भी आरबीआई बहुत सारा काम करती है, आप अपने से भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।